नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 3 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपने अभी स्टार्टिंग के मॉक टेस्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो एक बार आप उन दोनों मॉक टेस्ट को भी जरूर देखिए, क्योंकि वहां पे हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। आज की क्लास में भी हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये जो क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो नए पैटर्न पे डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि आपकी परीक्षा में हम पैटर्न में चेंज देख रहे हैं। पहले जो क्वेश्चंस हुआ करते थे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब थोड़ा लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको सारे स्टेटमेंट पढ़ने पड़ेंगे, उस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तो तभी आप प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। तो क्लास में फिर आपसे एक चीज बोलूंगी, जब भी मॉक टेस्ट लगाने बैठिए अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन जरूर लेकर बैठिए और उसी समय जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगे उसको नोट डाउन जरूर करिए। चलिए अब आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज के क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूंगी। यूपीपीसीएस 2024 मेंस के लिए हम लोग ने एक कोर्स लेके आया है जिसमें कि आपको मेंस के आंसर्स को किस तरीके से लिखना है ये आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी प्रोवाइड किया जाएगा आंसर्स के। आप जो आंसर्स लिखेंगे उनको चेक करके फीडबैक भी दिया जाएगा। तो ये पूरा जो है कोर्स वो आपके मेंस 2024 के लिए है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 प्लस मेंस 2025 के लिए एक कंबाइंड कोर्स लेके आए हैं जिसमें कि एंटायर सिलेबस को कवर किया जा रहा है। यहाँ पर जीएस के मेंस के सारे पेपर को कवर किया जा रहा है, एसए हिंदी के पेपर को कवर किया जा रहा है। तो अगर आपको किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो ये आपको एक नंबर दिख रहा है, इस पर आप कांटेक्ट करिए, आपकी सारी क्वेरी यहाँ पर सॉल्व कर दी जाएगी। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। कल की क्लास जो हमने डिस्कस की थी उस क्लास में जो सबसे लास्ट प्रश्न था वो ये था, क्योंकि बीच में आपकी क्लास थोड़ा सा रुक गई थी, वो इश्यू था, तो यहां पर इस प्रश्न को डिस्कस करके हमने लास्ट मॉक टेस्ट को खत्म किया था। एक बार इस प्रश्न को हम और डिस्कस करते हैं। यहां पर देखिए, रेपो रेट इज द रेट एट विच अदर बैंक बोरोज फ्रॉम द आरबीआई ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई क्या है? भारत का सेंट्रल बैंक है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेटमेंट दिया गया है, द वैल्यू ऑफ 1 फॉर गिनी कोफिशिएंट इन अ कंट्री इंप्लाइज दैट देयर इज अ परफेक्ट इक्वल इनकम फॉर एवरीवन इट्स पॉपुलेशन इन इट्स पॉपुलेशन। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। रेपो रेट की जब भी हम बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे जो बैंक्स होती हैं वो सेंट्रल बैंक से बोरो करती हैं मनी, ठीक है। तो यहां पर रेपो रेट पे जो बैंक्स हैं वो आरबीआई से पैसे को बोरो करेंगी जब भी उनके यहां लिक्विडिटी क्रंच होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट ध्यान दीजिए, जब भी गिनी कोफिशिएंट की बात आएगी तो जब गिनी कोफिशिएंट जो है वो 0 के इक्वल होगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा कि परफेक्ट इक्वालिटी है, ठीक है। परफेक्ट इक्वालिटी है किस चीज में? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात यहां पर कर रहे हैं, हम आय की बात यहां पर कर रहे हैं। और यही गिनी कोफिशिएंट जब 1 के इक्वल होगा तो यहां पर क्या होगा? इनइक्वालिटी होगी, ठीक है। पूरी तरीके से कंप्लीट इनइक्वालिटी होगी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट जो था वो आपका गलत है और पहला स्टेटमेंट आपका सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। तो ओनली 1 इज द राइट स्टेटमेंट। यहां से आपके परीक्षा में कई बार प्रश्न बने हैं, ये चीज भी मैंने आपसे डिस्कस की थी कि ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है जो लॉरेंस कर्व होता है वो किन किन के बीच ड्रॉ होता है। तो याद रखिएगा, जब भी लॉरेंस कर्व के बारे में पूछे तो लॉरेंस कर्व में एक तरफ इनकम की बात होती है, क्यूमुलेटिव शेयर ऑफ इनकम की बात होती है, और दूसरी तरफ हम बात करते हैं शेयर ऑफ प्यूपिल फ्रॉम द लोवेस्ट टू
हाईएस्ट इनकम। तो एक तरफ हम कह सकते हैं पॉपुलेशन होती है, दूसरी तरफ इनकम की बात होती है, ये याद रखिएगा। ठीक है क्लास, इतना आपको याद रखना है, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और वो वाली बात कि जब गिनी कोफिशिएंट 0 के इक्वल होगा तो मतलब परफेक्ट इक्वालिटी है, मतलब जितने भी लोग हमारे देश में हैं सबको इक्वल इनकम मिल रही है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और जब गिनी कोफिशिएंट 1 के इक्वल होगा तो क्या इंडिकेट करेगा, कोई भी इक्वालिटी नहीं है, कंप्लीटली अगर हम देखें तो इनइक्वालिटी होती है। कोई बहुत ज्यादा इनकम पा रहा है, कोई बहुत ही लो इनकम पा रहा है, किसी के पास बिल्कुल इनकम नहीं है। तो ये चीज यहां से क्लियर हो गई होगी। अब देखिए रेपो रेट, मुझे पता है इकोनॉमी की अगर हम बात करें, इसमें मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो चैप्टर है, मौद्रिक नीति वाला चैप्टर, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है आप बैठे हो इंटरव्यू में तो वहां पर भी आपसे मौद्रिक नीति से प्रश्न पूछ ले, तो मौद्रिक नीति के बारे में आपको पता होना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम मॉनेटरी पॉलिसी की बात करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में किसका रोल रहता है, सेंट्रल बैंक का। जो केंद्रीय बैंक है, आरबीआई है, वो मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। जब हम फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं तो फिजिकल पॉलिसी में किसका रोल होता है, गवर्नमेंट का रोल रहता है। तो मौद्रिक नीति की जब भी बात होगी तो सेंट्रल बैंक की बात होगी, जो कि आरबीआई है। मौद्रिक नीति में अगर हम बात करें, पॉलिसी में हम बात करते हैं रीपर्चेज एग्रीमेंट की। रीपर्चेज एग्रीमेंट में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात होती है। एक चीज याद रखिएगा, रीपर्चेज मतलब क्या, हमने किसी चीज को सेल किया, उसको फिर हम ही रीपर्चेज कर रहे हैं दूसरी बार। तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया था, एक बार मैं ये कॉन्सेप्ट और आपको समझा देती हूं। ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है, आरबीआई है जो कि सेंट्रल बैंक है। ठीक है, बैंकों का बैंक है ये। अगर बैंकों को पैसे की कमी होगी तो वो अपने बैंक में जाएंगे, सेंट्रल बैंक में जाएंगे, बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को, सेंट्रल बैंक सबका पापा है ये। ठीक है, यहां पे जो बैंक है, कोई भी एक बैंक है, उसके पास लिक्विडिटी क्रंच हुआ, मतलब पैसों की कमी हुई। अब बैंक के पास तो पैसे रहने चाहिए ना, लेकिन अब हम मान के चल रहे हैं लिक्विडिटी क्रंच हुआ, पैसों की कमी हुई। तो ये बैंक किसके पास जा रहा है, आरबीआई के पास जा रहा है कि हमारे यहाँ लिक्विडिटी क्रंच है, कृपया करके आप हमको कुछ लिक्विडिटी दे दीजिए, पैसे दे दीजिए। मैं लिक्विडिटी की बात कर रही हूं तो मतलब मैं तरलता की बात कर रही हूं, और अगर आप देखिए तो मैं पैसों की मांग कर रही हूं। ठीक है, तो यहां पे आरबीआई ने कहा कि ठीक है, हम आपको पैसे दे देंगे, रेपो रेट पे हम आपको पैसे देंगे। ठीक है, लेकिन आपको हमारे पास कुछ कोलेट्रल रखना पड़ेगा, कोई चीज गिरवी रखनी पड़ेगी, कोलेट्रल रखना पड़ेगा, जिसको आप ही कुछ समय बाद रीपर्चेज कर लेंगे। ठीक है, किस रेट पर, रेपो रेट पर। तो बैंक ने आरबीआई के पास अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखा विद रीपर्चेज एग्रीमेंट, मतलब हम ही कुछ समय बाद इसको रीपर्चेज करने आपके पास आ जाएंगे। ये चीज क्लियर हुई ना। ठीक है, तो आरबीआई ने बैंक को लिक्विडिटी दे दिया, किस रेट पे, रेपो रेट पे। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम रेपो रेट की बात करते हैं क्लास, या रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं, यहां पे जो टर्म है रीपर्चेज, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, रीपर्चेज, और ये क्या रीपर्चेज कर रहे हैं, कोलेट्रल को। ठीक है, जिस चीज को इन्होंने अभी आरबीआई के पास रखा है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इसी को ये रीपर्चेज एग्रीमेंट के करके खुद रिपर्चेज करेंगे कुछ समय बाद। तो यही होता है, जब भी बैंक को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई बैंक को पैसे देगा, लेकिन कुछ कोलेट्रल रख के, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रख के, और एक एग्रीमेंट करा के, जिसको कि हम रीपर्चेज एग्रीमेंट कहते हैं। और इस रीपर्चेज एग्रीमेंट पे रेट क्या होता है, वही रेट आपका रेपो रेट कहलाता है। क्लियर हो गया ना क्लास। अगर अभी भी मेरे किसी भी स्टूडेंट को डाउट होगा तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए अब एक प्रश्न जो कि आपके परीक्षा में पूछा गया था, ये तो डायरेक्ट प्रश्न है। क्या बोला गया है, द रेट एट विच बैंक लेंड टू द आरबीआई ऑफ इंडिया इज नोन एज, एक ऐसा रेट जिसपे बैंक जो है वो आरबीआई को पैसे दे रहा है, लेंड कर रहा है। ठीक है, अभी हम क्या देख रहे थे, बैंक को आरबीआई लेंड कर रही थी, तो हम उसको रेपो रेट कह रहे थे,
और जब बैंक आरबीआई को लेंड करेगा तो उसको हम रिवर्स रेपो रेट कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? सी आपका सही उत्तर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा क्लास। इसको क्या पूछा गया है? एन इंक्रीज इज CRR by RBI result in। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। अभी मैं आपको समझा दूंगी। जिन स्टूडेंट को भी इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता है वो बिल्कुल चिंता नहीं करेंगे। आप में से बहुत से स्टूडेंट बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे मैम इकोनॉमिक्स पढ़ा दीजिए। ठीक है, तो हम प्रश्नों के माध्यम से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। आप लोग बस मुझे बताइएगा जरूर कि आपको क्लास कैसी लगी और खासकर ये जो इकोनॉमी वाला पोर्शन है वो कैसा लगा। तो आने वाले सेशन में मैं और इकोनॉमी के स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चंस को इंक्लूड करके आपको इकोनॉमी क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ा दूंगी, रिवर्स इंजीनियरिंग करके। रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है? हम क्वेश्चन के माध्यम से अपने सिलेबस को रिवाइज कर रहे हैं। अब मैं आपको एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगी तो हो सकता है सारे बच्चों की जरूरतें ना पूरी हो। आपको हो सकता है हिस्ट्री पढ़ना हो, दूसरे को इकोनॉमिक्स पढ़ना हो, तीसरे को एनवायरनमेंट पढ़ना हो। लेकिन जब हम क्वेश्चन के माध्यम से अपने सिलेबस को रिवाइज करेंगे तो हमारा एक तरीके का टेस्ट भी हो जाएगा, साथ ही साथ हम कम समय में ज्यादा पोर्शन को रिवाइज कर पाएंगे और मेरे सारे स्टूडेंट्स की डिमांड पूरी हो पाएगी। ठीक है, तो बताइएगा इकोनॉमी वाला ये पोर्शन आपको समझ में आया कि नहीं, ये जरूर मुझे बता दीजिएगा। जो पहली बार ये सब चीजें पढ़ रहा है वो तो मुझे जरूर बताएगा कि उनको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए CRR की बात हुई है। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम कैश रिजर्व रेशियो की बात कर रहे हैं। अब बिल्कुल भी आप नहीं परेशान होंगे कि ये होता क्या है। अभी आज की क्लास में 2 मिनट 5 मिनट बाद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग लेके चल रहे हैं कि हम CRR आपको बता देंगे, SLR क्या होता है। आज के बाद आप कभी नहीं कंफ्यूज होंगे। तो इस प्रश्न को हम क्या करें? अभी सॉल्व करें या समझने के बाद सॉल्व करें? तो मुझे लगता है समझने के बाद सॉल्व करना चाहिए। तो जिन स्टूडेंट को CRR का कॉन्सेप्ट आता है वो क्या करिए, अपना आंसर को मार्क कर लीजिए। ठीक है, जब मैं आपको उत्तर बताऊं तो आप उसको मैच कर लीजिएगा। और जिनको नहीं आता है, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, वो जो मैं बताने जा रही हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए क्लास, कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी। एक टर्म होता है NDTL। ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि मैम NDTL क्या बोल रही हैं। एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगी, आपको समझ में आ जाएगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है क्लास वो क्या होता है? नेट, देखिए नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी। ठीक है, हमने क्या बोला? NDTL। N स्टैंड फॉर द नेट, D स्टैंड फॉर द डिमांड, T स्टैंड फॉर द टाइम एंड L स्टैंड फॉर द लाइबिलिटी। क्लियर है? जहां पर भी लिख रहे हैं नोट डाउन कर लीजिए। अब एक कॉन्सेप्ट और समझिए। पहले मैं आपको समझा दूं कॉन्सेप्ट। यहां पर थोड़ा सा जगह है तो यहां पे हम ड्रॉ करते हैं। देखिए, कोई भी बैंक है क्लास, कल मैंने आपसे ये चीज डिस्कस की थी। कोई भी बैंक है तो जब कस्टमर इस बैंक में, ध्यान से सुनिएगा, हम मान के चल रहे हैं, आप अपना नाम को यहां पे रख लीजिएगा कि मेरा एक स्टूडेंट बैंक में पैसे जमा करने गया। क्या करने गया? डिपॉजिट करने गया। तो जब भी कोई कस्टमर बैंक में पैसे को डिपॉजिट करता है तो वो बैंक के लिए एक लायबिलिटी होती है। क्यों लायबिलिटी होती है ये? क्योंकि बैंक को डिपॉजिटर के पैसे कुछ समय बाद लौटाने रहते हैं विथ इंटरेस्ट। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा। जब भी बैंक में कोई भी कस्टमर पैसे ले जाके डिपॉजिट करता है तो बैंक के ऊपर एक लायबिलिटी होती है कि बैंक को कुछ समय बाद उसके पैसे को रिटर्न करना है विथ इंटरेस्ट। और जब बैंक किसी कस्टमर को पैसे देता है तो वो बैंक के लिए क्या होता है? एसेट होता है। ठीक है, वो बैंक के लिए एसेट होता है क्योंकि बैंक को पता है जिस कस्टमर ने मुझसे लोन लिया है
वो कुछ समय बाद अपने लोन को चुकाएगा इंटरेस्ट के साथ, तो बैंक के लिए वो उसका एसेट होता है। और बेचारा बैंक दुखी कब होता है, वो परेशान कब होता है, जब कस्टमर ने जो पैसे लिए हैं, लोन लिए हैं बैंक से, वो उस लोन को वापस नहीं कर पाते हैं। तब उस समय यही जो बैंक के लिए एसेट होता है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे बैंक डूब गया क्योंकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट वहां का बहुत ज्यादा था। कस्टमर ने जो पैसे बैंक से लिए थे वो बैंक को वापस ही नहीं किए। ठीक है, ये चीज याद रखिए। अब यहां पे जो आपको समझना था वो ये शब्द था लायबिलिटी। ठीक है, तो हमेशा कोई आपसे पूछे कि बैंक के लिए लायबिलिटी क्या होती है, तो बैंक की लायबिलिटी उस डिपॉजिट पर बनती है जो कि डिपॉजिटर उनके यहाँ लाके रखता है, क्योंकि बैंक को पता है कि कुछ समय बाद हमको उस आदमी के पैसों को वापस करना रहता है। ये चीज क्लियर हो गई ना। अब मुझे बताओ, आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने अकाउंट खुलवाते होंगे बैंक में, कुछ लोग सेविंग अकाउंट खुलवाते होंगे। ठीक है, सेविंग अकाउंट खुलवाते हो ना, कुछ का करंट अकाउंट होता होगा, जो लोग बिजनेस करते हैं वो लोग करंट अकाउंट खोलते हैं। इसी तरीके से आपके मम्मी पापा आप लोगों के लिए पैसा जमा करके रखते हैं। मेरे पिताजी ने मेरे लिए इतने करोड़ की एफडी बनवाई है ना, तो फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब भी एनडीटीएल की बात हो रही है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी की बात हो रही है। लायबिलिटी पता है ना क्या है अब? हाँ, तो डिमांड लायबिलिटी क्या होती है, वही जो आपका सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट होता है। आपने बैंक में अपने 10,000 रुपए अभी ले जाके डिपॉजिट किया। ठीक है, आप गए शॉपिंग करने, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो आपने अपना क्या किया, कार्ड निकाल के दिया या फिर एटीएम से पैसे निकाल के ले आए। तो आपने बैंक में पैसे रखा था और जैसे ही आपको डिमांड हुआ पैसे की, आपने तुरंत अपना पैसा निकाल लिया। तो हम सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट से जब मन करता है पैसे निकाल लेते हैं ना, तो वो सब किस में आता है, वो सब डिमांड लायबिलिटी में आता है, जब जरूरत तब पैसे निकाल लिए। ठीक है, इसी तरीके से टाइम लायबिलिटी होती है, जैसे कि हमारे फिक्स डिपॉजिट, हमने कुछ समय के लिए बैंक में अपने पैसे को फिक्स कर दिया और बोल दिया कि 5 साल के लिए एफडी हमने करवा दी, तो आफ्टर दैट इंटरवल 5 साल के बाद ही हम कोशिश करेंगे अपने एफडी को तोड़वाने की। तो ये क्या है, टाइम लायबिलिटी है, कुछ समय के लिए हमने बैंक में पैसे अपने डिपॉजिट कर दिए। तो यही सब डिमांड और टाइम लायबिलिटी मिलकर एनडीटीएल फॉर्म करती है। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना। अब हमेशा याद रखिएगा, कोई भी आपसे पूछेगा बैंक की लायबिलिटी कौन सी होती है, तो डिपॉजिटर जो पैसे बैंक में सबमिट करते हैं वो बैंक की लायबिलिटी है, क्योंकि बैंक को डिपॉजिटर को जो डिपॉजिट कर रहे हैं पैसे, उनको वो पैसे वापस लौटाने हैं। ये डिमांड लायबिलिटी भी हो सकती है, टाइम लायबिलिटी भी हो सकती है। तो डिमांड लायबिलिटी जैसे हमने करंट या सेविंग अकाउंट से पैसे जब मन करे तब हम निकाल ले। साथ ही साथ टाइम लायबिलिटी क्या हो गई, जिसमें रिकरिंग डिपॉजिट हो गया, आपका एफडी हो गया, फिक्स डिपॉजिट हो गया, ये सब आपका टाइम लायबिलिटी हो गई बैंक की। चलो, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब ध्यान से देखिएगा जो बताने जा रही हूं, कैश रिजर्व रेशियो, इसमें एनडीटीएल की आवश्यकता होती है, इसलिए मैंने आपको बताया एनडीटीएल की आवश्यकता होती है। अब देखिए, जो बैंक है जो भी उसका एनडीटीएल है, जो भी उसके पास डिपॉजिट्स आ रहे हैं, ठीक है, डिपॉजिट्स आ रहे हैं, एनडीटीएल जो भी है, कुछ और फैक्टर्स भी एनडीटीएल में होते हैं, याद रखिएगा, उसी एनडीटीएल का कुछ परसेंटेज बैंक को रिजर्व करके रखना रहता है कैश के फॉर्म में। नाम क्या लिखा है, पहला लेटर जो है वो कैश है, मतलब नगद। ठीक है, फिर ये रिजर्व करना है, संरक्षित करना है। तो कैश रिजर्व रेशियो में बैंक के पास जो भी लायबिलिटी है, जो भी डिपॉजिट है, उसके कुछ परसेंटेज को बैंक को रिजर्व करके रखना है, कैश के फॉर्म में संरक्षित करके रखना है, नगद के फॉर्म में। ठीक है, तो यही दिया गया है कि जो भी कस्टमर, देखिए नगद के फॉर्म में कहां पर, आरबीआई के पास। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आप समझो कि यहां पर जो कस्टमर हैं, ढेर सारे कस्टमर, उन्होंने बैंक में 1,000 रुपए,
हम एक स्मॉल अमाउंट लेके चल रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स को समझ में आए। जितने भी कस्टमर हैं सबने टोटल मिला के बैंक में 1000 रुपए डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। आरबीआई ने कहा, सेंट्रल बैंक ने कहा कि जो भी डिपॉजिट है, जो भी एनडीटीएल है, इसी को हम एनडीटीएल कह रहे हैं, ठीक है। एनडीटीएल, जो भी एनडीटीएल है उसका 5% सीआरआर के फॉर्म में रखना है, कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में रखना है। तो बैंक क्या करेगा, इस 1000 रुपए का 5% कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में रखेगा, मतलब नगद संरक्षित करके रखेगा। तो 5% किया तो 5% कितना होगा, कैलकुलेट कर लो, 5% ऑफ 1000, ठीक है। ये जीरो कटा तो वो 50 रुपीज, मतलब 50 रुपीज क्या करेगा बैंक, सीआरआर के फॉर्म में आरबीआई में जाकर रख देगा, कैश को रिजर्व करके रख देगा आरबीआई में, ठीक है। समझ में आया, यही आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है। ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। अब ध्यान दीजिए क्लास, यहां पर एक और कॉन्सेप्ट है वैधानिक तरलता अनुपात, इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। ये भी समझ लीजिए, दोनों लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, रेशियो। तो एसएलआर क्या होता है, सीआरआर मैंने आपको क्या बताया, कैश रिजर्व रेशियो, कैश के फॉर्म में हम संरक्षित करके रख रहे हैं, ठीक है, कैश को रिजर्व करके रख रहे हैं आरबीआई के पास। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो की जब हम बात करेंगे, यहां पर भी हम कुछ परसेंटेज जो है वो रिजर्व करके रखते हैं, दोनों में रिजर्व करके रख रहे हैं, ध्यान से सुनिए, दोनों में संरक्षित करके ही रख रहे हैं। लेकिन एसएलआर में ये जो रिजर्व है वो जरूरी नहीं है कैश के फॉर्म में हो हो सकता है कैश के फॉर्म में हो, नगद हो सकता है गोल्ड के फॉर्म में हो, या फिर हो सकता है सिक्योरिटी के फॉर्म में हो। समझ में आया, तो ध्यान से देखो, यहां पर भी हमने क्या कहा, जितना डिपॉजिटर है उन्होंने 1000 रुपए डिपॉजिट किए, एनडीटीएल बैंक का कितना है, 1000 रुपए है, ठीक है, 1000 रुपए है। तो आरबीआई ने कहा, क्या कहा, आरबीआई ने कहा हम 200 रुपए, 200 जो है, ठीक है, 20% जो है वो एसएलआर के फॉर्म में रखेंगे। तो 20% जब आप निकालेंगे 1000 का तो कितना होगा, 200 होगा, तो मतलब 200 रुपए एसएलआर के फॉर्म में रखेंगे। अब एसएलआर जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में भी हो सकती है, गोल्ड के फॉर्म में भी हो सकती है, कैश के फॉर्म में भी हो सकती है। और ये जो एसएलआर होता है वो बैंक अपने ही लॉकर में रखता है, लेकिन चाबी अपने पास नहीं रखता है। मतलब बैंक इतना एसएलआर रखता है लेकिन जब उसका मन करे तब यूज नहीं कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है लिक्विडिटी क्रंच की, जब एसएलआर का यूज किया जाता है, ठीक है। इमरजेंसी में जब एसएलआर की जरूरत होती है, उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में किसी और लेक्चर में, तब वो उस फंड को यूज करेगा, उसके पहले वो एसएलआर को नहीं छू सकता है। तो अपने दिमाग में बना के रखिएगा, कैश रिजर्व रेशियो में भी बैंक क्या कर रहा है, कैश के फॉर्म में पैसे को ले जाके आरबीआई के पास रख दे रहा है और उसको यूज नहीं कर रहा है। एसएलआर में भी क्या हो रहा है, कुछ परसेंट जो है बैंक लॉकर में रख दे रहा है, कैश के फॉर्म में या फिर बॉन्ड के फॉर्म में या फिर गोल्ड के फॉर्म में लॉकर में, लेकिन बैंक उसको यूज नहीं कर रहा है। जब मैं कह रही हूं कि बैंक उसको यूज नहीं कर रहा है, मतलब बैंक उसको किसी कस्टमर को लोन के फॉर्म में नहीं दे रहा है। इतने पैसे बैंक को संरक्षित करके रखना ही रखना है सारे बैंक्स को। ये चीज समझ में आ गया, तो सीआरआर एसएलआर आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ये जो प्रश्न है, अब प्रश्न देखेंगे क्लास, बोला गया है एन इंक्रीज इन सीआरआर बाय आरबीआई ऑफ इंडिया रिजल्ट इन, ठीक है, किस चीज में रिजल्ट होगा, डिक्रीज इन डेट ऑफ द गवर्नमेंट, यहां पे बोला गया है जो कर्जा है गवर्नमेंट का उसमें डिक्रीज होगा, ठीक है। तो अभी आप बताओ, मैंने इतनी चीज आपको बताई, इसमें मैंने कहीं पे भी सरकार की बात की, गवर्नमेंट की बात की? अरे भाई हम लोग मौद्रिक नीति की बात कर रहे हैं, और मौद्रिक नीति में किसका कंट्रीब्यूशन होता है, कौन रेगुलेट करता है, सेंट्रल बैंक रेगुलेट करती है, गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। फिर देखो अट्रैक्टिंग
मोर एफडीआई इन अ कंट्री। अरे मैंने कहीं पे भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात की है, मैंने एफडीआई की बात की है? नहीं की है, कोई मतलब नहीं। मोर फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द डिजायर्ड सेक्टर, अरे कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप समझिए यहां पर आपका सही उत्तर जो है वो बी होगा। अब देखो, जब भी बैंक सीआरआर को बढ़ाएगा क्लास, जब भी जो आरबीआई है वो सीआरआर को बढ़ाएगा सेंट्रल बैंक को, तो इसका मतलब आप लोग क्या समझ रहे हैं, जो बैंक हैं उनको ज्यादा पैसा रिजर्व करके रखना पड़ेगा कैश के फॉर्म में। हाँ, अगर हम कहें सीआरआर 5% था, ठीक है, और एनडीटीएल जो था वो 1,000 रुपए था, जैसा कि हमने पहले एग्जाम्पल में लिया, तो बैंक को कितना सीआरआर रखना पड़ेगा बताओ। 1,000 का आप 5% निकाल लीजिए, कितना आएगा जल्दी से बताओ। ठीक है, मैम की गणित थोड़ी कमजोर है तो 50 आएगा। ठीक है क्लास, 50 रुपए बैंक को सीआरआर के फॉर्म में रखना है। तो मतलब बैंक के पास कितना पैसा बचा, 1,000 में से 50 को माइनस करो तो बताओ कितना बचा। तो यहां पर 950 रुपए बचे बैंक के पास, जो बैंक अपने कस्टमर को लोन दे सकता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के फॉर्म में समझो। यहां पे मैंने आपसे कहा बैंक का जो एनडीटीएल था, बैंक के पास जो डिपॉजिट थे वो 1,000 रुपए थे। सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने बैंक से कहा कि आपको 5% सीआरआर रखना ही है, तो 5% हमने निकाला तो 50 रुपए आए। ठीक है, तो 50%, अरे 50 रुपए जो है वो बैंक अपने पास कैश के फॉर्म में रख देगा, उसको यूज नहीं करेगा। ठीक है, वो एकदम रिजर्व करके रख दिया गया आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास। ठीक है, वो यूज नहीं करेगा। अब बैंक के पास कितना पैसा बचा, 950 रुपए। अब इन 950 रुपए का ही बैंक क्या करेगा, पैसे कस्टमर्स को दे पाएगा। ठीक है, अब यहीं पर मैं क्या कर रही हूं, ध्यान से देखिएगा, यहीं पर मैं ये जो सीआरआर है उसको 1% कर दे रही हूं। कितना कर दिया, मैंने कहा कि जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई ने कहा कि हम सीआरआर को डिक्रीज कर दे रहे हैं, 1% कर दे रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, 1% आप निकालोगे तो वो 10 रुपए आ जाएगा। 10 रुपए आएगा ना, 10 रुपए। तो मतलब अब बैंक के पास कितना रुपए बचेगा, 1,000 रुपए में से अगर हम 10 रुपए माइनस कर दे तो कितना होगा बताओ, 990 रुपए ना। तो मतलब बैंक 990 रुपए अपने डिपॉजिटर को लेंड कर सकता है। तो बताओ किसमें बैंक के पास ज्यादा पैसा बच रहा है, जब सीआरआर ज्यादा था या सीआरआर कम था। सीआरआर ज्यादा था तो बैंक के पास 950 रुपए बच रहे थे। सीआरआर को जब हमने कम कर दिया तो अभी बैंक के पास 990 रुपए बच रहे हैं। तो लिक्विडिटी कहां ज्यादा आपको दिख रही है, लिक्विडिटी इस केस में ज्यादा दिख रही है 990 वाले में, जब सीआरआर कम है। समझ में आ गया क्लास? अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, बिल्कुल मत परेशान होइएगा। ठीक है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। बस लिखिएगा थोड़े प्रेम के साथ कि मैम एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब जब सीआरआर बढ़ाया जाएगा इसका मतलब क्या है, बैंक को ज्यादा पैसे रिजर्व करके रखने पड़ेंगे कैश के फॉर्म में। मतलब बैंक के पास जो पैसे बचे हैं वो कम होंगे। सीआरआर ज्यादा था, बैंक के पास 950 रुपए थे, सीआरआर को कम कर दिया गया, बैंक के पास 990 रुपए बचे अपने कस्टमर को लेंड करने के लिए। मतलब लिक्विडिटी बैंक के पास बढ़ी। तो देखो क्या हुआ, सीआरआर को जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, रिडक्शन इन लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। ठीक है, लिक्विडिटी कम हो जा रही है इकोनॉमी में। अब बैंक के पास जब कम पैसे बचेंगे तो बैंक क्या करेगा, अपने कस्टमर्स को जो पैसे लोन में देगा उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लगाएगा। समझ में आया? ध्यान दो, इस चीज को भी ध्यान दो क्लास। अभी एक चीज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ध्यान से सुन लीजिए, फिर हम लोग अगले प्रश्न पे मूव करेंगे। मैंने आपको दिखाया, क्या बताया मैंने आपको, यहीं पर हम देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इरेज ऑल इन। ठीक है, अब देखो मैंने आपको बताया जब भी सीआरआर ज्यादा होगा, ठीक है, हमने सीआरआर को बढ़ाया तो जो बैंक के पास पैसे हैं, जो भी बैंक के पास लिक्विडिटी है बैंक के पास, ठीक है, वो
कम हो जाएगी, बैंक के पास कम पैसे होंगे और बैंक को भी ज्यादा कैश को रिजर्व करना पड़ेगा। तो उस केस में बैंक क्या करेगा, बैंक अपने कस्टमर को जो भी पैसे देगा लोन में वो एक हाई इंटरेस्ट पे देगा। समझ में आ रहा है, वो एक हाई इंटरेस्ट पे देगा। अब बैंक को ज्यादा पैसा देना है, ठीक है, तो बैंक भी क्या करेगा, बैंक के पास पैसे कम होंगे, रिजर्व ज्यादा करना होगा, तो बैंक भी इंटरेस्ट ज्यादा लगाएगा कस्टमर से। और जब बैंक ज्यादा लोन पे ज्यादा इंटरेस्ट पे लोन देगा तो कस्टमर नहीं जाएगा बैंक के पास पैसे लेने। और यहीं पे बैंक अगर कह दे कि हमारा इंटरेस्ट रेट एकदम घट गया, जिसको आना है लोन लो, बस 1% इंटरेस्ट हम लेंगे, तो सब लोग पहुंच जाएंगे, चलो 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 बैंक से लोन ले लेते, 1% इंटरेस्ट तो देना है। तो सबके जेब में क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। और जैसे ही सबके जेब में पैसा आएगा, लोग क्या खरीदेंगे, खरीदारी करेंगे, डिमांड बढ़ेगी। और जैसे ही डिमांड बढ़ेगी, तो हमने डिमांड सप्लाई की बात की है, सप्लाई अभी कांस्टेंट है, डिमांड अचानक से बढ़ जाएगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हम मुद्रास्फीति को ही कंट्रोल कर रहे हैं। याद रखिए, जब जब सीआरआर ज्यादा होगा मतलब बैंक के पास लिक्विडिटी कम होगी, बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट ज्यादा लगाएगा उस केस में, ठीक है। लोन देने के लिए बैंक के पास पैसे कम होंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम होगी, क्योंकि बेचारे लोगों के पास जेब में पैसे नहीं रहेंगे। जैसे ही हम सीआरआर को कम कर देंगे, बैंकों के पास पैसे आ जाएंगे, तो बैंक भी दिल खोल के पैसे बांटेगा और लोग दौड़ के पैसे लेंगे और लोगों के पास लिक्विडिटी आएगी, पैसे आएंगे। समझ में आ गया होगा, ठीक है क्लास, इतनी चीजें क्लियर हो गई। यहां पर देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया mandates the commercial bank to hold certain minimum amount of deposit as a reserve with RBI, जो कि CRR है और कैश के फॉर्म में रिजर्व होता है RBI में, ठीक है। The percentage of cash required to be kept in a reserve as against the bank's total NDTL। मैंने हर चीज आपको बता दी है यहाँ पर, NDTL क्या होता है, CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। बस याद रखिएगा, SLR में भी हम रिजर्व करके रख रहे हैं, लेकिन उसमें कैश भी हो सकता है, ठीक है, बॉन्ड भी हो सकता है, सिक्योरिटी भी हो सकती है और गोल्ड भी हो सकता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये चीज अच्छी लगी होगी तो बताइएगा, तभी हम लोग आगे के क्लास में इकोनॉमी के और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये सब चीजें यहां पर देखिए, अगला प्रश्न, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। हमने सफिशिएंट यहां पर आपसे डिस्कस कर लिया। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज करने के लिए प्रदेश सरकार ने निम्नलिखित में से मोबाइल ऐप को बनाया है। किस मोबाइल ऐप को बनाया है, तो बोला गया स्टेट गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑनलाइन अटेंडेंस ऑफ टीचिंग इन द प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल। किस मोबाइल ऐप के थ्रू, तो यहां पर सबसे पहले दीक्षा ऐप दिया है, संकल्प दिया है, प्रेरणा दिया है और स्वयं प्रभा दिया है। तो आपका सही उत्तर क्या है यहाँ पर, प्रेरणा ऐप। प्रेरणा ऐप लॉन्च की गई है ना टीचर्स के अटेंडेंस को लगाने के लिए, तो प्रेरणा ऐप है, ठीक है। चलिए, सी आपका सही उत्तर था। अगला प्रश्न हम देखते हैं, ध्यान दीजिए। इन विच ईयर वॉज द राइट टू एजुकेशन एक्ट इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राइट टू एजुकेशन की बात की गई है 2009 में, 2008 में, 2013 में, 2011 में। तो ये तो आप सभी को पता होगा। आरटीई एक्ट की बात करें, हम राइट टू एजुकेशन की बात करें तो ये 2010 में आया था, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने इसको कब इंप्लीमेंट किया था, 2011 में, याद रखिएगा। और क्या क्या चीजें हैं, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो उसमें भी हम लोग डिस्कस करते हैं ना कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज को, मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। जब इसको जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी थी, खाली 10 थी। बाद में एक 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, संविधान संशोधन हुआ, जिसके के थ्रू एक और फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया जो कि एजुकेशन से रिलेटेड थी, ठीक है। इसी तरीके से हम राइट टू एजुकेशन की बात किसमें करते हैं, आर्टिकल 21A में हम बात करते हैं।
फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ टीपीएसपी, तीनों में चेंजेस किए गए थे एजुकेशन को इंक्लूड करने के लिए। ये याद रखिएगा इतना, ठीक है। उसको हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, मत परेशान होइएगा। डी आपका सही उत्तर है। चलिए यहां पर देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो भारत की संसद का एक अधिनियम था, जिसे देश में 4 अगस्त 2009 को लागू किया गया, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगर हम देखेंगे तो 2011 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा अधिकारी नियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में लागू किया गया। याद रखिएगा ये चीज। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखिए क्लास क्या है यहां पर, निम्नलिखित में से किस पर्यटक स्थल को दिव्य देशम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यूपी के क्वेश्चंस हैं कुछ। तो यहाँ पे दिया गया गढ़ मुक्तेश्वर को, सोरो को, बिठुर को, नैमिषारण को। तो यहाँ पर दिव्य देशम के नाम से हम जानते हैं नैमिषारण को, ठीक है। यहाँ पर डी आपका जो है वो आपका सही उत्तर है, ठीक है क्लास। यहाँ पर देखिए, पौराणिक मान्यता के अनुसार नैमिषारण महर्षि दधीचि से संबंधित है। इससे यहां पर कितने ऋषियों ने की तपोभूमि मानी जाती है, 88,000 लोगों की तपोभूमि, ऋषियों की तपोभूमि मानी जाती है। नैमिषारण में 30,000 तीर्थ स्थान है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। यहां ध्यान दीजिएगा, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, सोनभद्र और गाजियाबाद दिया है। तो मुरादाबाद में कौन सी नदी है? मुरादाबाद में रामगंगा है, ए का थर्ड हो जाएगा। तो ए का थर्ड तो एक ही जगह दिया गया है। प्रतापगढ़ में अगर हम देखेंगे तो सही है, ठीक है। सोनभद्र में आप सभी को पता है सोन नदी है, और गाजियाबाद में हिंडन है। तो बी आपका सही उत्तर है। अब क्लास यहां पर हम देख लेते हैं एक बार। यहां ध्यान से देखिएगा, अगर इधर आप देखेंगे ये क्या है, ललितपुर। ये चीजें मैंने अपने स्टूडेंट्स को बहुत बार पढ़ाई है। जो बच्चे पहले से मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे उनको अब ये सब चीजें रट गई होगी। लेकिन क्लास देखिए, ऐसा नहीं है कि यूपी स्पेशल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो आने वाले भी एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा। पैटर्न कब ये लोग बदल देते हैं हमें नहीं समझ में आता है, तो हमको अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाना होगा। तो यहाँ पर देखिए, ललितपुर है, इधर सोनभद्र है। ध्यान दीजिएगा जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैंने आपको ये चीज बताई थी कि ललितपुर उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा क्या है, एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के खाली एक डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। और वो भी किसके साथ, झांसी के साथ, ठीक है। ललितपुर उत्तर प्रदेश का मात्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तर प्रदेश के खाली एक ही डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, वो है झांसी, ठीक है। यहां पर अगर हम सोनभद्र को देखेंगे तो सोनभद्र जो है वो कई स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है। जैसे मध्य प्रदेश इधर मिल जाएगा आपको, इधर बिहार मिल जाएगा, झारखंड मिल जाएगा और छत्तीसगढ़ मिल जाएगा। इन सभी के साथ अपनी बाउंड्री कौन शेयर कर रहा है, सोनभद्र शेयर कर रहा है। और सोनभद्र में अगर हम नदी देखेंगे तो कौन सी है, ये सोन नदी है, याद रखिएगा। सोनभद्र में सोन नदी। इधर अगर आप देखेंगे ललितपुर झांसी में तो आपको बेतवा नदी मिलेगी, ठीक है, बेतवा मिलेगी। और अगर हम बात करें बेतवा की या चंबल की, CSBK की हम बात कर रहे हैं, चंबल, रिवाइज करिए क्लास, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सब यमुना की ट्रिब्यूटरी है। ये आपको क्लियर होगा। यहां पर आप देखिए, ये यमुना नदी है इधर आगरा में, ठीक है, इटावा में, इधर यमुना नदी आपको दिख रही होगी। इधर मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पे आपको कौन सी नदी दिख रही, चंबल दिख रही है, ठीक है। तो चंबल हो गई पहली ट्रिब्यूटरी। फिर आप इधर बढ़ेंगे तो इधर आपको सिंध मिलेगी, बेतवा मिलेगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये आपकी यमुना जाके प्रयागराज में किससे मिल रही, गंगा से मिल रही है, ठीक है। और अभी तो आप लोग स्नान करने जा रहे हैं कि नहीं, बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग स्नान कर चुके। चलिए
तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रयागराज में जो यमुना है वो गंगा से मिल जा रही है, और गंगा की ट्रिब्यूटरी याद रखिएगा चंबल, सिंध, बेतवा, केन। इतनी चीजें आपको याद रहेगी। ऊपर अगर हम देखेंगे यहाँ पर, ये तो गंगा नदी आ रही है पूरी आपकी, ये गंगा फ्लो कर रही है, ठीक है। और लखनऊ में अगर हम देखेंगे तो कौन सी नदी मिलती है, गोमती नदी मिलती है ना। गोरखपुर में आप आएंगे, गोरखपुर में इधर श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, ठीक है। गोरखपुर, ये कौन सी नदी है, ये राप्ती नदी है, ठीक है। और इधर आपको घग्गर नदी दिखेगी इधर की तरफ, देख लीजिए क्लास। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कौन सा रिवर कहां पर फ्लो कर रहा। और इधर बॉर्डर पे अगर आप देखेंगे, बॉर्डर पे एकदम यूपी के, ठीक है, तो इधर आपको गंगटक रिवर मिलेगी। लेकिन जो महत्वपूर्ण रिवर है, देखिए ये जो रिवर सिस्टम है वो आपके प्रीलिम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन आपका काम ये थोड़ी ना कि बस प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए फिर घर पे आराम से बैठेंगे। अरे मेंस भी क्वालिफाई करना है, मेंस में आंसर्स को लिखना है, मेंस में आपको पूरा यहाँ पर रिवर सिस्टम समझना पड़ेगा। तो हम उस समय के लिए क्यों छोड़े, हमें अभी याद हो सकता है। तो हम यूपी की बात करेंगे तो आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए कि यहां देखेंगे आप, सहारनपुर से यमुना नदी एंटर कर रही है, फिर यमुना नदी चंबल से, यहां पर चंबल यमुना से आके मिल रही है इधर की तरफ। इधर गंगा रिवर सिस्टम है पूरा, इधर गोमती है, ठीक है। गोमती पीलीभीत से अगर आप देखेंगे तो गोमती रिवर आ रही है, कहां से, पीलीभीत से ना, पता है। फिर यहां पर हम देखेंगे तो घाघरा रिवर होगी, ठीक है, घग्गर रिवर। फिर इधर अगर हम देखेंगे तो राप्ती नदी, याद रहेगा ना क्लास। तो ये पूरा रिवर सिस्टम आपको याद होना चाहिए और मैं आपको याद भी कराऊंगी। यूपी का मैप तो मैं आप लोगों को रटवा दूंगी, बिल्कुल चिंता नहीं करना है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि मैम जो बोल रही हैं करवाएंगी कि नहीं। चल अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे गैस आधारित तापीय संयंत्र की बात की गई है, गैस बेस्ड थर्मल पावर प्लांट की। औरैया ताप विद्युत केंद्र, ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना, दादरी ताप विद्युत परियोजना। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे थर्मल पावर प्लांट जो है वो आपका क्या है, वो आपका है, यहां पर देखिए औरैया ताप विद्युत केंद्र और कौन सा, दादरी ताप विद्युत केंद्र, थर्मल पावर प्लांट की बात की गई है। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। औरैया, आंवला और दादरी, ये तीनों जो है ये गैस आधारित क्या है, आधारित तंत्र हैं, ठीक है, याद रखिएगा यहां पर आप लोग। अब इस प्रश्न को हम देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान से विचार कीजिए आप लोग। यहाँ पे क्या दिया गया, महावीर स्वामी वनजीव विहार सोनभद्र जिले में स्थित है या राज्य का सबसे छोटा वनजीव विहार है। तो जब हम महावीर स्वामी वनजीव विहार की बात करते हैं तो ये सोनभद्र में नहीं, ये कहां पर है, ये ललितपुर में है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, बोला गया है कौन सा आपका करेक्ट है, तो ओनली 2 जो है वो आपका करेक्ट है। यहां पर ए दिया गया है, एक बार हम देख लेते हैं, ये आपका गलत है, बी कर लीजिए। महावीर स्वामी वनजीव विहार ललितपुर में स्थित है, याद रखिएगा, और यह राज्य का सबसे छोटा वनजीव विहार है, ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। लास्ट क्लास में हमने आपसे डिस्कस किया था, इसको देख लेते हैं एक बार। सरसाई की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया था सर, यहाँ पे साई याद रखिएगा, साई किस पर बैठते हैं, ईटे पे बैठते हैं, तो ये कहां पर है, इटावा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। बखीरा की हम बात करेंगे तो मैंने आपको बोला था, याद रखिएगा, खीरा किसको पसंद है, कबीर जी को पसंद है, तो संत कबीर नगर हो गया, ठीक है। चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो ये चंदौली डिस्ट्रिक्ट में है, चंद्रप्रभा चंदौली, याद रखिएगा। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपका अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। कछुआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करेंगे तो ये बनारस में है, ठीक है। फिर कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सोनभद्र में है, ठीक है, सोनभद्र मैंने आपको दिखाया था, एकदम यहां पर सोनभद्र था ना। फिर कतनिया घाट की बात करेंगे, बहराइच में है। किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लखीमपुर खीरी में है। लख बहोसी सेंचुरी जो है वो कन्नौज में है। और महावीर स्वामी सेंचुरी जो है, जो हमने अभी प्रश्न में देखा, वो कहां पर है, वो ललितपुर में है, याद रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। इसी तरीके से नवाबगंज जो बर्ड सेंचुरी है वो कहां पर है, वो उन्नाव में है, ठीक है। ओखला सेंचुरी कहां पर है, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में है।
पार्वती अर्गा की हम बात करेंगे तो ये गोंडा में है। प्रश्न आपके आरओ में पूछा गया था। पटना कहां पर है? एटा में है। रानीपुर सेंचुरी कहां पर है? बांदा और चित्रकूट में, याद रखिएगा। समन मैनपुरी में, समसपुर रायबरेली में, सांडी मैंने बोला था ना सांड के सामने हारी मान लो, तो सांडी कहां पर है? हरदोई में है। सोहागी बरवा कहां पर है? महाराजगंज में। सुहेलवा बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में है। और सुर सरोवर कहाँ है? सुर कहाँ लगता है? आगरा में। तो इसको आप तैयार रखिए। पीसीएस में यहां से प्रश्न नहीं बना, लेकिन हम ये मान के नहीं चल सकते कि आरओ में भी नहीं बनेगा, या फिर आने वाले समय में यहां से प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि पैटर्न में कभी भी बदलाव देखा जा सकता है। कभी कभी यूपी स्पेशल के प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं। तो अभी हमारे पास समय है, तो हम इन टॉपिक्स को भी याद कर सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले सकते हैं। सुरहाताल बलिया में है, विजय सागर महोबा में है, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं टाइगर रिजर्व की। टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व कहां पर है? अगर हम देखें तो ये आप सभी को पता है लखीमपुर खीरी में है। और दुधवा टाइगर रिजर्व में आपके दुधवा नेशनल पार्क, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लखीमपुर खीरी, कटनिया घाट, ठीक है, ये बहराइच में है। पीलीभीत, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है वो पीलीभीत में ही है। अमनगढ़ की हम बात करेंगे तो याद रखिएगा बिजनौर में है। और जो सबसे रीसेंट है रानीपुर टाइगर रिजर्व, वो कहां पर है? वो चित्रकूट में है। ये भी आपको याद रखना होगा, तो याद रखिएगा क्लास, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। यहां पर देखिए बोला गया है चरकुला नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हम विचार करते हैं। या ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। इसकी कथा राम एवं सीता के जीवन से संबंधित है। अब आप बताइए, जब हम बात कर रहे हैं ब्रज के बारे में और हम चरकुला नृत्य के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये ब्रज क्षेत्र से संबंधित होगी तो यहाँ पे राम सीता की बात होगी या फिर राधा और कृष्ण की बात होगी? तो अब आपको उत्तर पता चल गया होगा, ये आपका गलत है, पहला ही आपका सही है। तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए, जो आपका चरकुला नृत्य है वो कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। यहाँ पे औरतें ऐसे दीपक की तरह, ये पूरा स्ट्रक्चर होता है, इसको सर पे रख के ये परफॉर्म करती हैं। तो ये चरकुला नृत्य ब्रज की होली की शान है। 108 जलते दीपकों को पहिए पर रखकर ब्रज की गोपियां नृत्य करती हैं। इसकी कथा राधा रानी के जन्म कथा से जुड़ी हुई है। यह नृत्य अब होली का मुख्य हिस्सा बन चुका है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, यहां पर ध्यान से देखिएगा। भारत माता मंदिर की बात की गई है। भारत माता मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। यह प्रयागराज में स्थित है। इस मंदिर में किसी देवी देवता का कोई चित्र या प्रतिमा नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा, जो भारत माता मंदिर है वहां पर आपको भारत की 3D मैप दिखेगा, ठीक है। और ये भारत माता मंदिर जो है ये कहां पर है? ये प्रयागराज में नहीं है, ये बनारस में है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। यहां पर किसी भी देवी देवता का कोई चित्र नहीं है, सही है। तो केवल 2 आपका सही उत्तर होगा। याद रखिएगा, ये बनारस में है, ठीक है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो इसका निर्माण शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा कराया गया था 1936 में, ठीक है। और इसका उद्घाटन 1936 में किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, शिव प्रसाद गुप्ता जी ने इसका निर्माण कराया था और गांधी जी द्वारा इसका उद्घाटन 1936 में किया गया था। यहां पर भारत का नक्शा हमें देखने को मिलता है। निम्नलिखित युग्मों में सही को सुमेलित करिए। डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है वो रायबरेली में है। रेल कोच फैक्ट्री बनारस में है। कास्ट पादुका जो है वो पीलीभीत में है। तो यहां पर देखिए, कास्ट पादुका की बात करें तो वो पीलीभीत में है, सही है। लेकिन डीजल लोकोमोटिव फैक्ट्री जो है वो बनारस में है। और रेल कोच फैक्ट्री जो है वो कहां पर है? वो रायबरेली में है। तो ये और ये आपका गलत हो गया, केवल ये सही है। तो केवल 3 सही है और फर्स्ट और सेकंड क्या है? वो गलत है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में सही को सुमेलित, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बोला गया है, ठीक है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है।
सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर में है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी बनारस में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, जिसको कि IIVR लिखा रहता है, ये आपका कहां पर है? ये झांसी में नहीं है, ये बनारस में है, याद रखिएगा, ठीक है। कहां पर है? बनारस में। देख लीजिए यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है वो बनारस में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बताइए, प्रयागराज है, मुरादाबाद है, गाजियाबाद है या फिर लखनऊ है? तो हाईएस्ट इन्फेंट पॉपुलेशन कहां पर है? वो है प्रयागराज में। ए आपका सही उत्तर है क्लास। ध्यान दीजिएगा, अभी आपको प्रश्न ये सब आसान लग रहे होंगे। एक प्रश्न ये देखिए, ये भी आपका इकोनॉमी का प्रश्न है। नाबार्ड was established in 1982 by the Act of Parliament. It provide facility of credit only for the agriculture. ठीक है, तो बताइए नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। अगर हम बात करें प्लानिंग कमीशन की पंचवर्षीय योजना के, तो 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड का गठन हुआ था, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी हम बात करते हैं नाबार्ड की, तो क्या ये क्रेडिट खाली एग्रीकल्चर को प्रोवाइड करता है? ठीक है, कृषि में ही खाली पैसे प्रोवाइड करता है? नहीं, रूरल एरियाज में भी, ठीक है। तो ओनली जो लिखा हुआ है यहां पर, इसके वजह से ये आपका गलत हो गया। एग्रीकल्चर प्लस रूरल एरियाज दोनों जगह नाबार्ड जो है वो फंड प्रोवाइड करता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये यूपी ARO प्रीलिम्स 2016 का प्रश्न था, इसलिए डिस्कस कर लिया। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा क्लास? केवल एक जो है वो आपका सही है, दूसरा आपका गलत है, ठीक है। अब यहां पर देखिए, एपेक्स इंस्टीट्यूशन टू फाइनेंस एग्रीकल्चर क्रेडिट इन इंडिया। तो एग्रीकल्चर क्रेडिट को फाइनेंस कौन करता है? नाबार्ड करता है। ये जरूर याद रखिएगा, 6वीं पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड आया था। अब इस प्रश्न को देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट एंड अरेंज दीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमको क्या करना है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। मॉडर्न इंडिया का प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। आप में से स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि मॉडर्न इंडिया में किन किन स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है? आधुनिक भारत में, ठीक है। तो मैं आपको आधुनिक भारत पढ़ा दूंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्वेश्चन के माध्यम से उसको पढ़ा दिया जाएगा, रिवाइज करा दिया जाएगा महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। यहाँ पे इस प्रश्न को देखें तो क्रिप्स मिशन की बात की गई है ना, क्रिप्स प्रपोजल की बात की गई है, ऑगस्ट ऑफर की, वेवल प्लान की और CR फॉर्मूला की बात यहाँ पर की गई है। यहां पर जब भी क्रिप्स और अगस्त ऑफर की बात आती है तो हमेशा याद रखिएगा, अल्फाबेट में A पहले आता है, फिर C बाद में आता है। तो पहले अगस्त ऑफर आया था, फिर क्रिप्स प्रपोजल आया था, ठीक है, याद रहेगा आपको, ऐसे कंफ्यूजन नहीं होगी। और ये अगर हम समय देखें तो 1940 वाला समय चल रहा है, फिर उसका 1942 वाला समय आएगा। क्रिप्स प्रपोजल को ही तो पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। क्यों? क्योंकि अभी भी जो ब्रिटिशर्स थे वो हमको डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे, और हमने तो 1929 में ही डोमिनियन स्टेटस को ठुकरा दिया था, जब जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर तिरंगा को फैलाकर क्या बोलते हैं, झंडे को फैलाकर क्या कहते हैं कि आज से हमारी जो डिमांड है वो पूर्ण स्वराज की है। किसकी है? पूर्ण स्वराज की डिमांड है। अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए। वो 1929 का समय था, अब तो 1940 का समय आ गया, अगस्त ऑफर वाला इधर। हाँ, तो इतने पहले हमने बात की थी और अभी भी आप डोमिनियन स्टेटस पे बैठे हुए हैं। और ये ऑफर, ये प्रपोजल क्यों आ रहा था? क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो भारत है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या करे, पार्टिसिपेट करे। और डिक्लेयर भी कर दिया गया था कि भारत जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट कर रही है। और यहाँ पे जो हमारी जो पार्टी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सबसे बड़ी पार्टी, वो कह रही थी आपने किससे पूछ के ये डिक्लेरेशन किया? आपने पार्टी से तो पूछा नहीं, जो प्रतिनिधि हैं उनसे तो आपने पूछा नहीं कि हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। हाँ, हम नहीं करना चाह रहे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने आपका साथ दिया था और हमने देखा था उसके बदले आपने हमें क्या दिया? रॉलेट एक्ट दिया, बिना दलील बिना वकील वाला कानून दे दिया, जिसको मन करता था पकड़ के आप जेल में बंद कर देते थे। क्या हुआ? जलियांवाला बाग कांड हुआ।
अब हम आपका साथ वाथ नहीं देंगे। तो इसीलिए बार बार अगस्त ऑफर क्रिप्स प्रपोजल की बात की जाती है, एक लालच दी जाती है। ठीक है, स्टिक एंड कैरेट कहा जाता है ना, एक तरफ कैरेट दिखाओ कि भाई गाजर है, आगे बढ़ो, और फिर पीछे से डंडा भी मारो। तो ये पहले आप याद रखेंगे, पहले अगस्त ऑफर आया है, फिर क्रिप्स मिशन आया है। तो 2-1 यहां पर दिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे तो सीआर फॉर्मूला आया है, ठीक है, और फिर बाद में वेबल प्लान आया है। सीआर फॉर्मूला मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए आया था, जुड़ाव घटाव करने के लिए। तो 1944 का समय है, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, देखो 1944 सीआर फॉर्मूला, 1945 वेबल प्लान। ठीक है क्लास, चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी आपको। अब आज की क्लास हम थोड़ा छोटी रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास आपकी फिर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। आज थोड़ा सा काम है, इस वजह से थोड़ा सा क्लास की लेंथ जो है वो छोटी रखी गई है, लेकिन आने वाले समय में हम लोग मॉक टेस्ट अपना कंटिन्यू रखेंगे, आशा करते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके लिए ये क्लास यूजफुल है कि नहीं। ठीक है, रोज मैं पूछूंगी अब आपसे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। इकोनॉमी वाला जो पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्लास मैं इसलिए कहती हूं जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर मैं मेहनत करती हूं तो मैं जानना चाहती हूं कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आ रही है चीजें कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आएगी तो फिर मेरे मेहनत का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं है, और कौन सी चीज कहां नहीं समझ में आ रही है ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन इकोनॉमी वाला पोर्शन जो मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली डिस्कस किया, जो बच्चे बार बार बोले थे मैम इकोनॉमी कवर करिए, उनको समझ में आया कि नहीं आप लोग जरूर बताइएगा। तो धन्यवाद क्लास, आज के सेशन को मैं यहीं पे एंड करूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और प्रश्नों के साथ, और नए प्रश्नों के साथ, और डिफिकल्ट प्रश्नों के साथ, क्योंकि मैं चाहती हूं, दिल से चाहती हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जरूर क्वालिफाई करें। ठीक है, जरूर क्वालिफाई करें, इंटरव्यू दें, और फिर सिलेक्शन के बाद डिकोड एग्जाम में आए और हमसे मिले, अपनी खुशियां बांटें। ठीक है, तो धन्यवाद क्लास, आप लोग खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। बस एक चीज याद रखिएगा, अपने पे विश्वास रखिएगा, कभी भी किसी का गलत मत करिए। ईश्वर सदैव आपके साथ हैं, आपके माता पिता आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद सदैव आपके साथ है, आप जरूर सफल होंगे। एक विश्वास के साथ, अपने पे भरोसा करके, अपने ईश्वर पे भरोसा करके, माँ बाप के आशीर्वाद पर भरोसा करके मेहनत करिए, कर्म करिए, परिश्रम करिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और डिकोड एग्जाम आप लोगों के साथ है, कोई भी दिक्कत होती है तो जरूर बताइएगा। धन्यवाद क्लास, आप लोग खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़े। थैंक यू।